हेलो दोस्तों, आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में भारतीय संविधान है, ठीक है, जो कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि हम क्या करें, भारत के संविधान को समझें और जानें कि भारत के संविधान में आखिरकार है क्या। ठीक ऐसा नहीं है कि केवल ये जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बस उन्हीं के लिए है। हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो साथियों, आज हम भारतीय संविधान को शुरू कर रहे हैं और आपको पूरा बताएंगे कि भारतीय संविधान के जितने भी टॉपिक या जितने भी अनुच्छेद हैं या जितने भी भाग हैं उन सभी भाग के बारे में बताऊंगा और एक एक करके पूरा हम भारतीय संविधान को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अगर संविधान में कुल भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, 22 है। अगर संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो कितना है, 395 अनुच्छेद हैं किसमें, भारतीय संविधान में। ठीक, और अगर हम क्या कहें, कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, कुल अनुसूची की संख्या आपके 12 है। ठीक है, और देखिए आगे क्या कर रखा है, कहा है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 28 है। प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 28। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तरीके से हम कहें कि ये भारतीय संविधान में जो मूल तत्व थे यानी मूल तथ्य उनको हमने यहाँ पर आपको बताया कि संविधान में कुल भाग 22 है और अनुच्छेदों की बात करें तो 395। और भारत में जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें कुल कितनी अनुसूची है, तो 12। ठीक, और भारत में कुल राज्यों की संख्या की बात की जाए तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कितने हैं, 8 हैं। और जो 28 राज्य हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, ये चीज आपको समझ में, ये कहने का मतलब मूल तथ्य है इस संविधान का। आगे देखते हैं, आगे मैं आपको बता दूं कि अगर जो भाग एक की बात करते हैं और भाग एक मैं यहां से आपका शुरू कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रखा है, भाग एक में क्या रखा गया है ये जानिए। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, क्या, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद ए की बात करें, अनुच्छेद ए में क्या कहा गया है, अगर भाग एक की बात करें तो भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग एक में रखा गया है। कितना अनुच्छेद 1 से 4 तक किसमें रखा गया है, भाग एक में। और भाग एक में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, अगर हम अनुच्छेद एक की बात करें, अनुच्छेद एक में क्या है, भारत, ए और बी सी तीन करके है, इन तीनों के बारे में जानिए कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ या यूनियन है ना। क्या, पहला भारत राज्यों का संघ और यूनियन है या यूनियन है, और दूसरा बी क्या कर रखा है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। क्या, अनुच्छेद ए में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और बी कह रहा है कि राज्यों को किस में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है। और तीसरा, अगर भारत में क्षेत्र की बात करें तो भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए, 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जो होता है आपका राज्य होता है, और ये तो आपको पता ही है, जो राज्य है हमारे कितने हैं, 28 है। और दूसरा आपका होता है केंद्र शासित प्रदेश, और आपको पता ही है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, 8 है। और देखिए तीसरा जो है अर्जित क्षेत्र। अब अर्जित क्षेत्र की बात किया जा रहा है तो समझिए कि अर्जित क्षेत्र होता क्या है। अर्जित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत क्या करे, अगर किसी विदेशी राज्य को, ठीक, विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाती है तो उसे क्या कहते हैं, अर्जित क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा कोई भी विदेशी देश का कोई भी ऐसा राज्य अपने देश में नहीं मिलाया है, तो इसीलिए भारत की जो अर्जित क्षेत्र की संख्या है वो कितना है, 0 है। बात को समझ में आई कि नहीं। अर्जित क्षेत्र का मतलब होता है कि अगर भारत किसी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला ले तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्जित क्षेत्र कहेंगे। लेकिन भारत अभी तक किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में नहीं मिलाया है। तो बात समझ में आए, अनुच्छेद 1 में किसकी बात की गई है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। और सी कह रहा है कि जो भारत में अनुच्छेद सी पार्ट में जो कह रखा है कि ये राज्य जो है, क्षेत्र की बात किया है तो क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक राज्य होता है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है
और तीसरा जो है आपका अर्जित क्षेत्र, लेकिन अर्जित क्षेत्र की संख्या जो है इस समय कितना है, 0 है। ठीक, अभी तक भारत ने किसी विदेशी राज्य को अपने देश में नहीं मिलाया है। तो आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या कह रखा है। अगला अनुच्छेद में देखिए बात किया जाए, भाग एक ही है, भाग एक ही है, लेकिन इसमें जो है अनुच्छेदों की संख्या कितनी हमको बात करना है, 4 अनुच्छेद भाग एक में रखे गए हैं आपके। ठीक, तो देखिए अनुच्छेद अगर 2 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर संसद सोच रहा है कि किसी विदेशी राज्य को या अपने भारत में मिला ले, तो उससे मिलाने से पहले हमको क्या करना होगा, उस संसद को क्या करना होगा, हमको यह सूचना किसे देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसे, राष्ट्रपति को यह सूचना पहले दे देना होगा। जैसे कि जानते हैं जब घर में कोई निमंत्रण या कोई पार्टी होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, निमंत्रण को बांटते हैं। अब ये उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह निमंत्रण में आए कि नहीं आए। ऐसा तो है नहीं कि वह निमंत्रण में नहीं आएगा तो हमारा जो पार्टी है वो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए यह सूचना राष्ट्रपति को दे दी जाती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसमें शामिल हो, चाहे न शामिल हो, लेकिन उसे सूचना दे दिया जाता है कि हम इस देश के इस राज्य को अपने भारत में मिला रहे हैं। ठीक, तो बात को समझ में आई कि नहीं। कहने का मतलब संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक, ये रहा आपका क्या, अनुच्छेद 2 की बात। अगर हम एग्जाम्पल समझे, ठीक, तो जब 35वां संशोधन किया गया तो उस समय 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक, कब, 1974 में सिक्किम जो राज्य है उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन जब 36वां संशोधन किया गया, 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम को क्या किया गया, 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक, और यह किस सन को घोषित किया गया था, 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक, कितने दिन, किस डेट को, 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो समझ रहे हैं हमारी बात को कि संसद, अनुच्छेद 2 में यही कहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको बता दिया कि जो सिक्किम है ना, सिक्किम को जब 35वां संशोधन किया गया तो उसे सह राज्य का दर्जा मिला, लेकिन 36वां संशोधन जब किया गया तो उसे क्या किया गया, 22वां राज्य घोषित कर दिया गया और 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, आगे जो आपका अनुच्छेद है 3, उस पर क्या क्या बात किया गया है। देखिए अनुच्छेद 3 की बात करें तो ये भाग क्या है, भाग 1 में हमने आपको पहले ही बता दिया, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है ना। तो अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 3 में कहा है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि संसद चाहे तो क्या, अगर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना चाहती है या किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है या उस राज्य के टुकड़े में करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है ना, तो यह करने से पहले क्या करेगा संसद, यह सूचना जो है राष्ट्रपति को दे देगा। अब राष्ट्रपति को मैंने पहले ही बता दिया एक निमंत्रण की तरह होता है, राष्ट्रपति चाहे तो इसमें भाग ले, चाहे तो न ले। बात समझ रहे हैं। तो संसद क्या करेगा, उनके राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये संसद को पूरा पावर होता है, लेकिन जो नियम है उस नियम के तहत ही संसद यह काम करता है। जैसे कि कहा गया है अनुच्छेद में कि इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को क्या जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सूचना दे दिया जाता है। तो किसी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। बात को समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इन राज्यों का गठन हुआ। ठीक, जैसे कि मध्य प्रदेश को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ठीक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, उनका 2 भाग कर दिया गया। और यह किस सन में किया गया, 1 नवंबर 2000। ठीक, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य का गठन हुआ। और देखिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। क्या उत्तर प्रदेश का कुछ भाग क्या काट कर उत्तराखंड को बना दिया गया। और यह कब किया गया, 9 नवंबर
2000, कब? 9 नवंबर 2000 को। अगर हम बात करें बिहार, बिहार से क्या बनाया गया? बिहार को किसी खंड में कर कर झारखंड बनाया गया, और यह किस सन को बनाया गया? 15 नवंबर 2000 को। बात को समझ में आए? अनुच्छेद अगर 3 की बात करें तो अपने भारत, क्या अपने देश में ही जो राज्य है उनका नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, तो बात समझ में आई। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 जो है ये फुल पावर है किसके पास? संसद के पास, कि क्या किसी भी राज्य की नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, तो आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद आपका क्या कह रहा है, और भाग 1 का यह लास्ट अनुच्छेद है ना। देखिए चौथा अनुच्छेद जो है आपका, ये भी क्या भाग 1 का है, और भाग 1 में कहा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 की बात करें तो हम आपको पहले ही बता दिए कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र होता है। ठीक, अगर हम अनुच्छेद 4 की बात करें कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, तो देखिए जबकि संसद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। अब 368 क्या है इसके बारे में हम जब अनुच्छेद वहां पर पढ़ेंगे, ठीक, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। ये बाहर क्यों रखा गया है, जब वह अनुच्छेद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 की, है ना, तो क्या कर रखा है? जबकि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है, अगर उसमें क्या संसद कोई संशोधन करती है तो 368 के बाहर इसे रखा गया है। कहने का मतलब संसद को यह फुल पावर है कि उसके नाम और विदेशी राज्य को मिला सकती है ना। लेकिन उसके लिए भी क्या उनको क्या करना होगा? 50% बहुमत। आपको पता है कि जो लोकसभा है उसमें कितनी सीटें हैं आपकी? लोकसभा में 542 सीटें हैं, है ना। जो 542 सीटें हैं उनका कितना? 50% बहुमत। ये कहिए कि साधारण बहुमत की जरूरत होती है ना। साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं? हम इसे पारित कर सकते हैं। और जब हम संसद अगर साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति इसमें बाध्य हो जाता है ना। उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस अनुच्छेद में यही कहा गया है, और इस अनुच्छेद का पालन राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा अगर वह संसद साधारण बहुमत से क्या कर दे? पारित कर दे। ठीक है, तो साधारण बहुमत के लिए तो आपको पता है 273 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, है ना। और देखिए अगला क्या कर रखा है? अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होती है। जो अनुसूची 1 और 4 है वो भी क्या प्रभावित होती है। अब अनुसूची 1 और 4 क्या है इसके बारे में जब अनुसूची पढ़ाएंगे, मैं आप पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूची 1 और 2 इन सब में किसकी बात की गई है ना। तो क्या अगर अनुच्छेद 4 लागू होता है या अनुच्छेद 4 की बात करें तो उसमें अगर पूछे कौन सा ऐसा अनुसूची है जो प्रभावित होती है, अनुसूची 1 और 4 क्या प्रभावित होती है। बात समझ रहे हैं। अनुच्छेद 4 की बात किया जाए तो क्या होगा कि संसद अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। यानी 2 और 3 को संसद अपने जो नियम है उसके तहत उसका संशोधन कर सकती है या उसमें परिवर्तन या बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना। और ये राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाएंगे जब हम क्या साधारण बहुमत से लोकसभा में ये पारित कर देंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। ये था आपका भाग 1, है ना। भाग 1 के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसका अगर हम बात करें एक लाइन में कैसे आप याद रखेंगे, जैसे कि हमने आपको भाग 1 पूरा कंप्लीट करा दिया कि भाग 1 में क्या बात किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या था आपका? भाग 1 था। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था? भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है। और दूसरा अनुच्छेद में क्या कहा गया था? विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। ठीक, क्या विदेशी राज्य को भारत में मिलाना किस में बात किया गया है? अनुच्छेद 2 में बात किया गया है। और अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो वर्तमान समय में जो हमारे देश या भारत के जो राज्य हैं, है ना, तो उनमें क्या परिवर्तन कर सकता है संसद। कहने का मतलब नाम और उनके क्षेत्र में भी क्या परिवर्तन कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अगर अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में हमने आपको बताया कि साधारण बहुमत प्लस
राष्ट्रपति बाध्य। इसका मतलब कि आपको लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना होगा और जैसे ही वह साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति भी क्या उसके लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा आपका भाग 1 मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। मुझे आशा है कि आपको यह पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा और मुझे यहाँ पूरा भरोसा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक क्लास को इसीलिए देखिए पढ़ाने के बाद मैं कर रहा हूं, अगर आपको क्लास समझ में आया होगा ठीक, तभी आप हमारे क्लास को लाइक करिएगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो आप चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हमारे क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है आपको बराबर पहुंचता रहे। ठीक है, तो साथियों एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके जो हमको ये लाइक देंगे इससे से हमारा हौसला बढ़ेगा। जब हमारा हौसला बढ़ेगा तो जब मैं अगला क्लास लेके आऊँगा इससे भी अच्छा देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप तब तक के लिए खुश रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।